प्रीवियस लेक्चर अगर आपको याद होगा, हमने उसमें रे ऑप्टिक्स के अंदर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेंस के कंसेप्ट से। सबसे पहले समझेंगे कि लेंस होते क्या हैं, कितने तरह के लेंस होते हैं, लेंस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, देन लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ये सब पे डिस्कशन रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंस है क्या? हमने ना स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़ा, ऐसे सरफेस जो लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं और स्फीयर शेप में हो या जो प्लेन ना हो। तो लेंस भी कुछ ऐसा ही है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं लेंस क्या होता है, एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल। भी लेंस कोई एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है, ऐसे समझो, ठीक है। हैविंग टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, भाई उसके पास दो रिफ्रैक्ट करने वाले सरफेस जरूर हों, लाइट जहाँ से रिफ्रैक्ट हो सके। देखिए पहली कंडीशन तो हमने लगा दी भाई साहब कि भाई हमारा जो लेंस है वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का होना चाहिए। फिर हमने कहा भाई उसके जो है दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस कम से कम होने चाहिए। तीसरी कंडीशन हमने और लगा दी क्या, कि अमंग दैट, मतलब ये जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं इनमें से एटलीस्ट वन शुड बी स्फेरिकल, कम से कम एक जरूर हो स्फेरिकल। दोनों हो तो अच्छी बात है, सोने पे सुहागा, तो कम से कम एक सरफेस तो स्फेरिकल होना चाहिए। तो ये तीसरी कंडीशन आ गई। भाई ये तीन कंडीशन मिलते ही समझ जाओ कि हमारे पास लेंस आ गया। ये कुछ बना के देखते हैं। लेंसेस कॉमन, हमने क्या किया, एक सरफेस ये बना दिया, एक सरफेस जैसे ये बना के देखा, एक सरफेस हमने ये बनाया, हमने ये बना दिया, हमने ये सरफेस बना दी, इवन हमने ये कुछ सरफेस बना दिए। मैंने कहा इनमें से मुझे ढूंढना है कि लेंस कौन कौन से हैं। मैंने फर्स्ट सरफेस को चेक किया, देखो ये सब ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बने हैं जितने मैंने बनाए। क्या उसके बाद इसके दो सरफेस है? बोले सर एक दो, बिल्कुल सर। इसके पास भी एक दो सरफेस हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट जहाँ से किया जा सकता है। इसके पास भी दो है सर, मतलब ये दो कंडीशंस तो फुलफिल हो रही हैं। लेकिन तीसरी देखो, एटलीस्ट वन शुड बी स्फेरिकल, इसमें दोनों स्फेरिकल है, वेल एंड गुड, चलेगा, लेंस है सर। एक स्फेरिकल मिल गया, बिल्कुल सर लेंस है। दोनों मिल गए, बहुत अच्छी बात है सर। एक स्फेयर मिल गया, बिल्कुल सर। दोनों प्लेन है, सो दिस इज नॉट अ लेंस, ये लेंस नहीं है बेटा। दोनों कर्व आ गए तो बहुत अच्छा यार। लेंस होने के लिए ज़रूरी क्या है, एक साइड कम से कम स्फेरिकल मिल जाए हमें। दोनों हो जाए तो अच्छी बात है, कम से कम एक तो होना चाहिए ना। लेंस जो है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करके, तुम्हें पता है बेसिक सी कैटेगरीज हैं भाई। एक तो हम बोल देते हैं कन्वेक्स लेंस, और एक है कॉनकेव लेंस। तुम्हें पता भी है कौन सा है कन्वेक्स, कौन सा है कनकेव। वही छोटी क्लासेस में जो डेफिनेशन सदा से पढ़ते आ रहे हो कि भाई जो थिक होते हैं कहाँ से, बीच में से, मिडल में से, और जो थिन होते हैं कहाँ से, एज से, किनारों से, वो कन्वेक्स है। और बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल, जो भाई थिक होते हैं एज से और थिन होते हैं कहाँ से, मिडल में से, बीच में से, वो हमारे कॉनकेव हो गए। चलिए बना के देखते हैं इनको, इनके डायग्राम्स। जैसे ये देख लीजिए बेटा, इस तरह से ये एक लेंस है, ठीक है, ये एक लेंस है, ये बना दिया एक लेंस। इस सी टाइप से हमने एक लेंस ये बना दिया, एक लेंस ये बना दिया, बना दिया। ये कुछ लेंस हमने ड्रॉ कर लिए इस तरह से। अगर आप इनमें कॉमन चीज़ देखें, ये जो पहले आप देख पा रहे हो, देखो लो, बीच में से अच्छा खासा थिक है लेकिन किनारे से थोड़ा थिन है, बीच में से थिक है, यहाँ से किनारों से थिन है, बीच में से अगेन थिक है, किनारों से थिन है। तो ये कन्वेक्स की कैटेगरी के अंदर ये तीनों ही कन्वेक्स हैं। इनको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टी है ये रेज को कन्वर्ज कर देते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो इन लेंसेज को, बीच में से थिन है और किनारों से काफ़ी ज़्यादा थिक है। ये तीनों ही किस कैटेगरी के अंदर है, ये डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, क्योंकि रेज को डाइवर्ज करते हैं। अच्छा, सबसे पहला अगर आप लेंस देखते हो इनके अंदर भी, तो दोनों तरफ से ही बाहर निकला हुआ है। इसका एग्जैक्ट नाम तो वैसे होता है डबल कन्वेक्स।
और अगर दोनों साइड की रेडियस बराबर हो, दोनों की कर्वनेस अगर सेम हो, तो उसको हम बाई कन्वेक्स भी बोल देते हैं, बाई कन्वेक्स। और सबसे ज़्यादा हमारे यही यूज़ होता है, तो इसीलिए जब भी कन्वेक्स लेंस की बारी आती है तो हमारे माइंड में यही डायग्राम बनता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा यूज़ यही होता है। उसके अलावा अगर आप ये देखो तो इसकी एक साइड तो कन्वेक्स है, कन्वेक्स लेंस तो है, लेकिन एक तरफ इसकी क्या आ गई आप देखो जरा, ये प्लेन आ गया, इसका नाम रख देते हैं प्लेनो कन्वेक्स। है तो कन्वेक्स लेकिन एक साइड कौन सी है, प्लेन। ऐसे ये भी इधर से कन्वेक्स था लेकिन इधर से कनकेव हो गया, इसका नाम रख दिया कनकेवो। कनकेव वाला पार्ट एक्स्ट्रा है इसके पास, कनकेवो कन्वेक्स। जनरली हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो पहले वाले पे ही रहेगा, मैं आपको कंफर्म कर दूं। यहाँ देखिए दोनों ही अंदर जा चुके हैं, तो ये भाई है डबल कनकेव, डबल कनकेव। और अगर दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर हो तो इसको बाई कनकेव लेंस भी बोल देते हैं, और हम सबसे ज़्यादा यही यूज़ करते हैं। तो कनकेव नाम आते ही हमारे माइंड में यही डायग्राम आता है। और इसी तरह से देखो है इधर से तो कनकेव, लेकिन इसकी एक सरफेस प्लेन बन चुकी है, तो नाम बदल दिया, रख दिया प्लेनो कनकेव। यहाँ देखें भाई इधर से बाहर की तरफ निकला हुआ थोड़ा सा, यानी कन्वेक्स वाला पार्ट आ गया इसके पास, तो नाम रख दिया कन्वेक्सो कनकेव। तो ये कुछ तरह से लेंसेज में हम पढ़ते हैं। अब हमें मेन जो है वो डबल कन्वेक्स या डबल कनकेव को ही डिटेल में पढ़ना है, हमें इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स को देखना है, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं टर्म्स रिलेटेड टू लेंस, चाहे कनकेव हो कन्वेक्स, दोनों की ही हम बात करेंगे। यहाँ हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की, यहाँ हम बात करते हैं कनकेव लेंस की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ध्यान रखिए कि चाहे कन्वेक्स लेंस है चाहे कनकेव लेंस है, हमेशा दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं। अगर आप देखो यहाँ पर ये पहला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। जब हम इसको कंप्लीट करते हैं तो शायद इसको पूरा करने से एक स्फीयर बन रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो स्फीयर बनेगा, उसकी इधर की तरफ एक रेडियस भी होगी, उसको हमने नाम दे दिया R1। तो ये रेडियस है पहले सरफेस की, और ये पॉइंट है C1, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है पहले सरफेस का, ठीक है। पहला क्यों बोला, क्योंकि लाइट सबसे पहले लेफ्ट वाली साइड से आती है, तो हमारा पहला सरफेस यही कहलाएगा, इधर वाला जो मैं भी बना रहा हूँ। तो ये पहले का सेंटर हुआ और इधर पहले की रेडियस। ऐसे ही ये जो दूसरा सरफेस है इसको भी कंप्लीट करते हैं तो स्फीयर तो सर इससे भी बनता है, तो इसका भी इधर सेंटर होगा, C2 नाम दिया, और इसकी भी इधर की तरफ जो रेडियस होगी उसको हम R2 नाम दे देंगे। भाई ये दूसरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि भाई एक लेंस के जो दोनों सरफेस होते हैं ना, दोनों की अपनी रेडियस होती है, एक की R1 एक की R2। और अगर कन्वेक्स में देखो तो R1 राइट हैंड साइड में है, R2 लेफ्ट में से। दोनों को मिला दें, ये जो लाइन बनी बीच में C1 C2 को मिलाने वाली, इसको हम नाम दे देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और ये बीचों बीच जो पॉइंट है, बड़ा खास पॉइंट है, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोल देते हैं। ऐसे ही जब हम दूसरे डायग्राम पे चलते हैं कनकेव की तरफ, तो ये पहला सरफेस है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। इसको अगर मैं कंप्लीट करता हूँ स्फीयर, तो सर इससे भी बन रहा है, इसका भी सेंटर होगा, लेकिन इस बार सेंटर पहले सरफेस का अलोंग लेफ्ट है, और ये जो है ये इसकी R1 है, लेफ्ट साइड में आ गई। और दूसरे सरफेस को कंप्लीट करें तो सर स्फीयर तो इसका भी बन रहा है, यानी सेंटर तो इसका भी होगा C2, लेकिन ये अलोंग राइट हैंड साइड में है, और इसकी दूसरी जो रेडियस है बेटा R2 वो अलोंग राइट हैंड साइड में है। और इसका भी C1 C2 को मिला दिए प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये बीचों बीच जो पॉइंट है हमारा ऑप्टिकल सेंटर वाला पॉइंट है। क्लियर, ये बातें आई थिंक सो तुम्हें क्लियर है, ठीक है। तो कुल मिला के एक चीज़ समझ आई, लेंस कनकेव है कन्वेक्स है। अगर हम दोनों ही बाई कनकेव की बाई कन्वेक्स की बात कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ से कन्वेक्स हो या दोनों तरफ से कनकेव हो, दो रेडियस होती हैं R1 R2 दोनों ही में ही। बस फ़र्क क्या है, कन्वेक्स में R1 राइट साइड में है, R2 लेफ्ट में है, और यहाँ कनकेव में उल्टा है, R1 लेफ्ट में है, R2 राइट हैंड साइड में, और ऑप्टिकल सेंटर बीच वाला पॉइंट है। अब मैं थोड़ा सा ऑप्टिकल सेंटर के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये जो बाकी हालांकि हम डिफाइन तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी कर ही सकते हैं अगर करना हो तो, बट ये आप अपने आप लिख सकते हो, ना ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा भी व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपको पता है। इसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, भाई ठीक है, पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं चाहिए इसके बारे में। हाँ, अब मैं ऑप्टिकल सेंटर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। ऑप्टिकल सेंटर ये थोड़ा सा खास पॉइंट है भाई, इसकी खासियत क्या है,
सबसे पहले भी अगर मैं एक लेंस को बनाता हूँ, अगर ये लेंस बनाया या फिर मैं ये वाला लेंस बनाता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने सिलेबस में जो भी डिस्कशन करते हैं, एक ध्यान रखना, वो हमेशा हम थिन लेंसेज की ही बात करते हैं। थिन लेंसेज का मतलब कि भाई ये जो चीज़ है ना, ये बहुत पतली है, ये बहुत ज़्यादा थिन है सभी लेंसेज के लिए, चाहे कनकेव है कन्वेक्स, एज कम्पेयर टू अदर्स। थिन लेंसेज के लिए हम ये डेरिवेशंस मान के चलते हैं। दूसरा, ये जो बीचों बीच पॉइंट है जिसको हमने अभी ऑप्टिकल सेंटर कहा, इसकी खास बात क्या होती है भाई, अगर कोई भी लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी तो उसका डेविएशन नहीं होता, वो मुड़ती नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? क्योंकि जब भी कोई लेंस में से लाइट की रे पास होगी तो कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन होगा, बिकॉज मीडियम बाहर एयर है और ग्लास के अंदर एंटर करेगी तो बेंडिंग तो कुछ ना कुछ मिलेगी। लेकिन हम यही अज्यूम करते हैं कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो जाए वो विदाउट डेविएशन चली जाती है, विदाउट डेविएशन चली जाती है। इसका रीज़न यही होता है बिकॉज हम मान के चलते हैं भैया इस ऑप्टिकल सेंटर के पास अगर कोई भी रे आएगी तो वो ऑलमोस्ट जो यहाँ पर जो सरफेस होगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पर पैरेलल सा है। अगर मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँ आपको कि ये वाला सरफेस है और ये वाला सरफेस है, ऑलमोस्ट पैरेलल जैसा बिहेव कर रहा है, यहाँ पर भी और पैरेलल की तरह बिहेव करता है, जो कि बिल्कुल आपने पढ़ा होगा ग्लास स्लैब के अंदर दो पैरेलल सरफेस होते हैं। और होता क्या, जब लाइट की रे एक साइड से एंटर करती है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है, आपने सुना होगा थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है, लेकिन पैरेलल रहती है अभी भी। और ये जो शिफ्ट है ये थिकनेस पे डिपेंड करती है। सोचो अगर ये थिकनेस जो है, मैं शिफ्ट को लेट सपोज वाई लिखता हूँ, ये थिकनेस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। अगर ये थिकनेस वेरी 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 स्मॉल हो तो ये जो शिफ्ट है ये भी वेरी वेरी स्मॉल होगा। ऑलमोस्ट हम उसको नो शिफ्ट मान सकते हैं कि वो शिफ्ट ही नहीं हुआ, ऑलमोस्ट सीधा चला गया। तो बिल्कुल ऐसा ही हम इस पे मान के चलते हैं भी लेंसेज हमारे थिन है बहुत ज़्यादा, तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से जाती है उसको यही कंडीशन मिल जाती है, दैट्स वाई वो विदाउट डिफ्लेक्शन सीधी चली जाती है। यानी हम डायरेक्टली क्या याद रखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाली रे मुड़ती नहीं है, वो सीधी चली जाती है। ठीक है, ये बात, ये कंडीशन याद रख लीजिएगा सब बच्चे। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है भाई, हम बात करते हैं अबाउट प्रिंसिपल फोकस की। वैसे तो सब बच्चों को पता ही है प्रिंसिपल फोकस का, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, एक कन्वेक्स लेंस के लिए भी और एक कनकेव लेंस के लिए भी। ठीक है, इवन मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि दोनों से कुछ समझाना चाहूँगा आपको। देखिए, ये मैं दोनों केसेस में प्रिंसिपल एक्सिस बना रहा हूँ। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसमें भी हमने ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और ये भी ये सेम डायग्राम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब प्रिंसिपल फोकस होता क्या है यार, ये सब बच्चों को पता है, मतलब एक एक मैं लिख के नहीं बताऊंगा, बट हमें पता है जब भी लाइट की रे कोई पैरेलल आती है, जैसे ये लाइट की रे है इस तरह से पैरेलल आ रही है, यहाँ से भी मान लीजिए एक रे है पैरेलल आ रही है, तो जैसे लेंस में एंटर करती है तो पहले बेटा यहाँ पर इस जगह पे रिफ्लेक्शन होता है, फिर इसके बाद थोड़ा सा बेंडिंग होती है, यहाँ रिफ्लेक्शन होता है, फिर रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट की रे इधर आ जाती है। यदि दो बार यहाँ और यहाँ, ये मैं अभी सर्कल बना के दिखाता हूँ पिंक से कलर का, कि बेटा यहाँ पर और यहाँ पर दो जगह पे रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, और फाइनली रे नीचे की तरफ मुड़ जाती है। तो हम बार बार ऐसे दो रिफ्रैक्शन दिखाने की बजाय क्या करते हैं, जस्ट हम यहाँ पर सिंगल रिफ्रैक्शन दिखा देते हैं। मैं इस डायग्राम को दिखाता हूँ, आपने भी कैसे दिखाना है। ये जो लेंस हमने बनाया, ये लेंस इस तरह से हमने बनाया, जो रे ऑफ लाइट हम दिखाते हैं इंसिडेंट, इसको जस्ट हम बीच तक ले जाए, फिर उसके बाद सीधा नीचे की तरफ दिखा दें। हालांकि बीच में बेंडिंग थोड़ी होती है, बेंडिंग तो दोनों सरफेस पे होती है, लेकिन हम दोनों को अवॉइड करने के लिए सिंगल बेंडिंग ही दिखा देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर पहुँच जाता है मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर पहुँच गई, सेम एज इट इज़ ये वाली रे भी आई भाई, जैसे ये लेंस के पास पहुँचेगी तो ये भी इसको नीचे की तरफ भेज देगा। हम क्या देखते हैं कि भाई ये वाला जो लेंस है ना, पैरेलल बीम, ये पैरेलल कौन सी है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ये सारी सच में एक जगह पर इकट्ठी हो रही है, एक्चुअली में कन्वर्ज हो रही हैं, एक्चुअली कन्वर्ज, ठीक है ना, एक पॉइंट पे, और इस पॉइंट को ही हमने नाम दे दिया क्या, प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को ही प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, जहाँ पर ये रेज कन्वर्स होती है। और इस डिस्टेंस को आपको पता है फोकल लेंथ कहा जाता है, लेकिन इसको कैलकुलेट करने का अपना एक तरीका है, दैट डिपेंड्स अपॉन पहले की रेडियस, दूसरे की रेडियस, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक स्पेशल फॉर्मूला बनाएंगे, इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे कि रेडियस का आधा कर दो, क्योंकि रेडियस एक थोड़ी है, दो है रेडियस,
अभी अभी हमने पीछे मैंने आपको बताया कि भाई हमारा जो कनकेव या जो कन्वेक्स लेंस है इसकी दो रेडियस है, तो फोकल लेंथ किसका आधा होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिसको लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। सेम एज इट इज़ भाई, अगर हमारे पास एक कनकेव लेंस हो उसके पास जब पैरेलल रेज जाती हैं तो ये उसको फैला देता है, क्योंकि इसीलिए तो इसको डाइवर्जिंग कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस इसीलिए तो कहा जाता है, फैला देता है। लेकिन अगर हम बैक में ड्रॉ करते हैं ना जब उन रेज को, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये रेज तो शायद यहाँ से बाहर जा रही है, डाइवर्स तो हो रही है, यहाँ से डाइवर्स हो रही है, यहाँ पर एक्चुअली नहीं होता है, यहाँ नहीं अपीयर होता है, अपीयर्स टू डाइवर्ज, अपीयर्स टू डाइवर्ज कहाँ से? फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट में से बाहर बिखरती हुई नज़र आती हैं, और यही जो पॉइंट है बहुत खास है, इसी को हम बोल देते हैं प्रिंसिपल फोकस। यही होता है भाई प्रिंसिपल फोकस। क्या फ़र्क है दोनों में? कन्वेक्स लेंस के लिए वो फोकस है वो एक्चुअल में होता है, रियल फोकस होता है, और यही इसका वर्चुअल फोकस है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि रेज पैरेलल तो हो लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के ना हो, जैसे ये ऐसे रे आ रही है, इस तरह से एक रे है, एक रे ये आ रही है इस तरह से, मोहल्ले में गाने बहुत बज रहे हैं आजकल, कोई शादी वादी होगी, ठीक है, ऐसे रे आ रही है, तो क्या होगा? तो ये इस बार फोकस पे नहीं मिलेंगी, लेट अस सपोज ये फोकस है, लेकिन इस बार ये रेज जो है बेटा ये फोकल प्लेन में से पास होगी। जैसे ये मैंने एक लाइन खींच दी जो फोकस में से पास हो रहा है, तो क्या होगा? जब रेज क्या हो, पैरेलल तो हो लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल पे इंक्लाइंड हो। अगर आप देख पा रहे हो तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से इतने एंगल पे रेज आ रही है, जैसे ये हम ना टेलीस्कोप पढ़ेंगे तब ये डायग्राम आपको दिखेगा। तो क्या होता है बेटा, बीच वाली रे तो ऑप्टिकल सेंटर वाली है, इसको तो सीधा भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यहाँ से निकल गई, लेकिन आपको एक पॉइंट देगी, ये बहुत खास है क्योंकि सारी रेज यहीं पर कन्वर्ज होंगी। ये वाली रे यहाँ पर पहुँची, ये वाली यहाँ मिल गई, तो इस तरह से ये सारी रेज यहाँ पर मिल जाती हैं इस जगह पे। तो कुल मिला के एक बात पता लगी कि भाई जब पैरेलल रेज आती हैं इंक्लाइंड टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस पे इकट्ठी नहीं होती लेकिन फोकल प्लेन पे होती है, मतलब उस फोकस वाली लाइन को मिला दूं उसी पे कहीं पर रेज इकट्ठी होती है, और इस बार इमेज जो बनती है उसका कुछ साइज होता है। यहाँ पर तो एकदम पॉइंट सा बन जाता है, यहाँ पर पॉइंट नहीं बनता, एक्चुअल में उसका कुछ साइज होता है। आप देख पा रहे हो नीचे की तरफ इमेज बन पा रही है यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। सेम एज इसके अंदर भी ये चीज़ शो कर सकते हैं बेटा, ये पैरेलल रेज हैं इंक्लाइंड आ रही हैं इस सरफेस के, भाई ये वाली तो सीधी चली जाएगी, बाकी डाइवर्ज होना है, लेकिन मान लीजिए ये इसका फोकस पॉइंट है, तो पहले इमेजिनरी लाइन बना लो फोकल वाली, उससे ना आसान हो जाता है बनाना। तो ये मैंने इमेजिनरी लाइन बनाई जो एफ में से पास हो रही है, तो इसको बैक में ड्रॉ करेंगे, यहाँ मिल रहा है, बाकियों को भी यही मिलाना पड़ेगा पक्का, इस रे को भी बैक में यहाँ मिलाना पड़ेगा, इसको भी बैक में हमने यहाँ मिलाना पड़ेगा। इससे पता लग जाएगा भाई ये इधर की तरफ फैल जाएगी और ये बेटा इधर की तरफ फैल जाएगी। तो 3 रेज आई, इसमें ये फैल रही है, एक इधर एक इधर एक इधर, लेकिन बैक में ड्रॉ करें ऐसा लगता है ये सारी यहीं से निकल रही है, तो यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी वर्चुअल वाली। ये काम नहीं आएगा आपके, ये नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि काम नहीं आएगा, बट हाँ ये वाला आपको केस दिखेगा इन टेलीस्कोप, ठीक है ना, ये टेलीस्कोप में इससे पता लगता है इमेज फोकस पे नहीं फोकल प्लेन पे कहीं बनती है। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ ही लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ते हैं भाई, लेंस मेकर फॉर्मूला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम में एग्जैक्ट डेरिवेशन आपका लेंस मेकर फॉर्मूला का आ सकता है, डायरेक्ट पूछ लेगा भाई लेंस मेकर फॉर्मूला है उसको ड्राइव करके दिखाओ, ठीक है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, तुम्हें पता है यार ऑलरेडी उस बात का, चाहे हमारे पास कन्वेक्स लेंस है चाहे हमारे पास कनकेव लेंस है, इस सरफेस का रेडियस r1, इस सरफेस का रेडियस r2, इस सरफेस का रेडियस r1, इस सरफेस का रेडियस r2, दो है ना। इवन लेंस का भी अपना कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, इसका भी अपना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट को रखे इमेज कहीं ना कहीं बनाएगा। तो सर इसकी फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करें, फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला है? तो अभी जो लेंस मेकर फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं वो यही है। लेंस मेकर फॉर्मूला एक एक्चुअल में ऐसा फॉर्मूला है जो कनेक्ट करता है फोकल लेंथ को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ। तो क्या है फॉर्मूला विच कनेक्ट्स, अ फॉर्मूला which connects the focal length of lens with refractive index
लेंस का और सराउंडिंग का भी हो सकता है, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स सरफेसेस। भाई लेंस के दो सरफेस होते हैं, दोनों की अपनी रेडियस है। लेंस जिस मटेरियल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और तब जाके कुल मिला के लेंस की फोकल लेंथ आएगी। तो उनमें एक फॉर्मूला हमने बनाना है, और ये फॉर्मूला और कुछ नहीं, लेंस मेकर फॉर्मूला ही है। तो इसके अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो एक बात ध्यान रखना, डेरिवेशन करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। हम पहले एक सिंगल डायग्राम से रिफ्रैक्शन को समझेंगे, फिर उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। जैसे ये मान लीजिए एक कन्वेक्स लेंस आप देख पा रहे हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। तो अजम्पशंस ऑलरेडी मैंने लेंसेज में तुम्हें बता रखा है कि भैया हम ऑब्जेक्ट जो है उनको छोटा सा बनाएंगे। तो भाई हमने क्या किया, इस तरह से एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर दिया, नाम भी इसका ओ दे दिया। कुछ और भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं इसको ऑब्जेक्ट लिखो, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब एक ऑब्जेक्ट से जब भी हम रेज़ की बात करते हैं तो बेटा बहुत सारी रेज़ बाहर निकल के जाती हैं, हमें तो दो ही चाहिए। तो हमने दो रेज़ बना दी, एक रे ये और एक रे ये, दो रेज़ बना दी, ठीक है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? लेंस की तरफ दो रेज़ निकल के पहुंच गई। ये जो रे पहुंची ये पहले सरफेस पे पहुंची। यहाँ पर हमारा ये जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने n2 मान लिया, और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। ये अगेन सराउंडिंग है तो n1 है। ये सारी बातें हम लिख लेंगे यहाँ पर, हमें जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। यानी हमारे पास क्या है, n1 क्या है, n2 क्या है। n1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, सराउंडिंग का, सराउंडिंग स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर लेना, ठीक है। और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, भी लेंस किस मटेरियल का है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए भाई ध्यान से देखना, इस बात को समझना। जैसे ही लाइट की रे यहाँ पर पहुँचती है, सबसे पहले यहाँ पर इस जगह पर छोटा सा रिफ्रैक्शन होगा। लाइट की रे सीधी थोड़ी जाएगी, क्या ये सीधी जाएगी, ऐसे सीधी चली जाएगी? नहीं ना, ये बेंड टुवार्ड द नॉर्मल, और ये कुछ बेंड होके यहाँ पर पहुँच चुकी है इस जगह पे, यानी फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहाँ हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई अगर यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है यहाँ पर इस जगह पे, और ये दूसरा सरफेस ना होता, तो ये शायद रे ऐसे सीधी ही चली जाती, ये वाली रे, ये सीधी जाती 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 शायद ये यहाँ पर मिल जाती, यहाँ कहीं लेट अस सपोज यहाँ मिल जाती। बट ऐसा हुआ थोड़ी, क्योंकि दूसरा सरफेस भी तो है, ये भी रिफ्लेक्शन करेगा यहाँ पर, और फाइनली रेज जो है वो इस तरह से बाहर आ गई इधर इधर। और ये वाली रे ऑप्टिकल सेंटर वाली है तो भाई सीधी आएगी, ये मुड़ेगी नहीं, ये यहाँ पर आई और दोनों फाइनली यहाँ पर मिल गई। और यहाँ पर मिलते ही आपको पता है क्या हो जाएगा, धमाल हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगी इमेज, ठीक है। लेंस से यहाँ, लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा हमने, यहाँ पर इस जगह पे दो रेज निकली, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, फाइनली यहाँ पर आके क्या बन गई, इमेज बन गई। तो सर ये क्या था? अरे अगर ये दूसरा सरफेस ना होता, इसको मैं नाम दे देता हूँ x, इस पॉइंट को P1, इसको y, इसको P2। देखो लाइट सबसे पहले x P1 y में एंटर की है पहले सरफेस में, फिर x P2 y में एंटर की। अगर x P2 y ना होता तो शायद इमेज यहाँ बनती, इस जगह पे बनती। तो भाई ये जो चीज़ है ये है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, और ये बेटा फाइनली हमारा इमेज का डिस्टेंस v है ना। हमें इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालनी है, u और v के बीच में, ठीक है। और इस u और v से ही हम कनेक्ट करेंगे इस फॉर्मूले को, हमारे लेंस मेकर फॉर्मूले को। इसी की हेल्प से इजीली ये डेरिवेशन हो जाएगा, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसका फर्स्ट पार्ट रिफ्रैक्शन बाय x P1 y सरफेस। हम इसके पहले सरफेस के रिफ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं कि भी पहले पार्ट ने क्या किया, लेंस का जो पहला फ्रंट सरफेस था उसने कैसे रिफ्रैक्शन दिखाया। भी हमने पहला सरफेस तो सर कुछ इस तरह से बनाया है, ऐसा ही तो है पहला सरफेस। और ये भाई सर आपने क्या बनाया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाया है, ये हमारा P1 पॉइंट है सर, यही तो x पॉइंट है, यही तो y पॉइंट था। और अगर आपको याद होगा तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट को बनाया था, उस केस में ऑब्जेक्ट ऐसे तो था, और ऑब्जेक्ट में से कितनी रेज बनाई थी हमने, दो रेज बनाई थी सर, एक ऊपर की तरफ, एक मिनट
एक सर हमने ऊपर की तरफ भेजी थी और एक हमने ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ भेज दी थी। ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, दिखना चाहिए आपको। हमने 2 ही रेस तो भेजी थी ऐसे। ये डिस्टेंस हम यूँ ही तो लिख रहे थे, उसको यूँ ही तो लिखा था हमने। ये पहला सरफेस है, अभी दूसरे सरफेस की बात ही नहीं की, हम तो सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि भी लाइट का पहला सरफेस क्या कर रहा है उस लेंस का। भाई इस लेंस का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 माना था, सराउंडिंग का हमने n1 माना था, यही सब चीज़ें तो मानी थी हमने। और आपको ये भी दिखा था भाई क्या हुआ, जैसे ही लाइट की रे इस पॉइंट पे पहुंची थी तो यहाँ बेंडिंग हुई थी। ये देख लो, इस पहले सरफेस की बात हो रही है। मैं इस पहला जो डायग्राम है इस कंप्लीट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। पहले मैं डिस्कस करूँगा भी ये XP1 वाई सरफेस का क्या खेल है, भाई ये क्या काम कर रहा है, पहले सिर्फ इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, दूसरे को तो बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बेंडिंग हुई, आप देख पा रहे हो इस जगह पे, तो बस उसी को रिप्रेजेंट करो। सर लाइट की रे जब यहाँ पर पहुँची तो हमने सबसे पहले बनाना एक नॉर्मल। नॉर्मल बनाने का तरीका भाई, नॉर्मल हमेशा सेंटर में से पास होता है। तो भाई ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है ना, ये नॉर्मल। और ये क्या हुआ भैया, अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस हुआ ना R1। R1 क्यों बोला, क्योंकि पहला सरफेस है ना, इसीलिए R1। तो आपको पता है रे जो है बेंड टुवार्ड द नॉर्मल, क्योंकि रेयर से डेंसर जा रही है, बेंड टुवार्ड द नॉर्मल हुई, वो बिल्कुल ऐसे बेंड टुवार्ड तो हुई और ऐसे नीचे जाएगी और कहीं इमेज बना देगी। डायग्राम पूरा बन नहीं रहा, बट जहाँ भी बनेगा उसको मैंने V' मान लिया। क्या मान लिया, V' मान लिया, ठीक है। जहाँ मिलेगी, और कहाँ मिलेगी ये मैं इस डायग्राम में तुम्हें दिखाऊं तो तुम्हें इस डायग्राम में वो दिख भी रहा है, मैंने दिखाया भी था। अगर ये सीधी ना मिलती तो ये यहाँ चली जाती ना, यहाँ पर। तो ये जो डिस्टेंस देख रहे हो तुम, ये वाला, ये है V' जो हम उस डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ है। अब हमने ऑलरेडी एक चीज़ डिस्कस की हुई है, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो, इन रेयरर मीडियम हो, ठीक है। तो हमें पता है एक फॉर्मूला, क्या हमने ड्राइव किया था, रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाला, कि n1 पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस का u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u ही तो है, प्लस में n2 डिवाइड बाय V' उधर इमेज V' पे बन रही है, इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज R1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये समझ आया। ये हमने ऑलरेडी जो है कल ड्राइव किया था, वो हमें डायरेक्ट यूज़ करना है, यहाँ पर भी डायरेक्ट यूज़ करना है। यहाँ पर u क्या है, यहाँ पर u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और V' क्या है, इमेज डिस्टेंस। ये दोनों कहाँ से है, फ्रॉम फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हम पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं, कौन सा भाई, XP1y की। यहाँ तक ये शायद तुम्हें क्लियर होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पहले सरफेस को डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं दूसरे सरफेस की। भी दूसरे सरफेस का क्या खेल है, अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कौन सा, XP2y। अब हम उसको डायग्राम को बनाएंगे, देखिए कैसे, बहुत ही इजी है ये, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमने अब ये वाला सरफेस इस तरह से था जो बेटा, उसको बनाया इधर, ये है P2, ये है X, ये है Y, ऐसा कुछ था, ठीक है। देख लो, मैं डायग्राम में तुम्हें दिखा दूं कौन से सरफेस की हम बात कर रहे हैं। ये वाले की X, P2 और Y, इस सरफेस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे एक बात पता है भी, इसके पास रे कहाँ से आई, बोले सर इसके पास तो रे देखो ये आ रही है, ये आप पिंक कलर में देख रहे हो, ये वाली रे एंटर कर रही है इसके पास। तो मैं डायग्राम इसी से शुरुआत करता हूँ। इसके पास कुछ रे ऐसे आ रही, ग्रीन कलर से दिखा देते हैं, थोड़ा सा अलग कलर हो, है ना। तो भाई इसके पास ये रे आई बेटा, इस तरह से ऊपर से ऐसी तो आई है इसके पास रे। और अगर इसको बैक में ड्रॉ करते हैं तो ये शायद वही लाइन है जो कहाँ मिलती है जाके, मैंने आपको बताया था भाई, ये जाके मिलती है V' पे, ये V' वाली लाइन तो है। बट ऐसा हुआ थोड़ी, ये जो लाइन है, ये जो रे तुम देख पा रहे हो, ये भाई एज अ ऑब्जेक्ट का काम कर रही है इस सरफेस के लिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। और आपको पता है यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के लिए पहले तो नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। तो भाई इस बार इस दूसरे सरफेस की बात कर रहे हैं तो दूसरे का सेंटर भी इधर ही होगा,
ये C2 वाला पॉइंट है और ये रेडियस R2 है। अगर आप देख पा रहे हो, हमें पता लग गया भाई ये जो है डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे हो जाएगी। अवे होने का मतलब ये फाइनली रे यहाँ पर पहुँच गई, और एक रे आपको पता होगा नीचे से भी आ रही थी, इधर से भी, और दोनों मिलके यहाँ पर फाइनली क्या बना दी थी, इमेज बना दी थी। तो ये यू था, अगर आप डायग्राम में देखते पीछे वाले में, ये यू था। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। देख लो ये यू है ना, वी बन जाता भाई। ये वाली डिस्टेंस वी डैश है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ये वाली रे, और फाइनली इमेज यहाँ पर बन गई थी। देखो हमने एक सिंगल डायग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, उसको दोनों को अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, और उससे डेरिवेशन भी आई थिंक सो हो गया ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ा ही रहे। ये वाली रे ये कहाँ से आई? अरे ये पहले सरफेस से आई। ऐसे बोल सकते हो कि सर जो इमेज है, इमेज ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पर, एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। भाई सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पास कौन सी रे पहुंची, जो फर्स्ट वाले ने निकाली है। भाई ये फर्स्ट वाले में से तो बाहर आई। भाई फर्स्ट वाले सरफेस के लिए एक ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज वाली रे थी, ये इमेज वाली रे थी भाई फर्स्ट की, लेकिन दूसरे के लिए तो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो यानी अगर हमसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको यू लिखते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर क्या होगा, वो यहाँ वी डैश होगा। वी डैश क्यों होगा? बिकॉज ये ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, यहाँ तो दिख नहीं रहा, लेकिन आगे मिलाते हैं तो भैया वी डैश पे मिलता है। तो वी डैश क्या है? वी डैश पहले केस में हमने इमेज डिस्टेंस बनाया था, लेकिन इस बार इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बना दिया। और फाइनली इमेज डिस्टेंस, सर इमेज डिस्टेंस तो हमें दिख ही रहा है, ठीक है, वो तो हमने वी बना ही दिया है। तो यहाँ पर भी अगेन यूजिंग फॉर्मूला, हमें पता है यूजिंग फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मुझे बताओ भाई। डेंसर में ऑब्जेक्ट है इस बार, तो n2 डिवाइड बाई n1 की जगह n2 करना होता था, या तो उल्टा करना था, माइनस का u यानी हमारा v डैश है, प्लस में n1 बाई वी इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2 बाई इधर वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस ही लिखना था, आगे डेरिवेशन बहुत आसान है। यहाँ तक सबसे मेन समझने वाली चीज़ें थी भाई, फर्स्ट वाले की इमेज है v डैश, लेकिन वो सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये आगे वाला पार्ट बहुत आसान है, आगे वाले सिर्फ हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है, हमारा डेरिवेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऑलमोस्ट डेरिवेशन हो जाएगा हमारा। जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 था आई थिंक सो 1 बाई माइनस का u प्लस का n2 बाई वी डैश, ठीक है ना, ये इसमें ऐड किया इधर वाले का n2 बाई वी डैश माइनस का, प्लस में n1 बाई वी, राइट हैंड साइड में उधर क्या होता था, उधर था n2 बाई n1 बाई r1 था, इसमें क्या ऐड किया n1 माइनस n2 बाई r2, ये चीज़ थी। अब देखो भाई इससे ये चीज़ कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो, तो इधर हमारे पास बचा देखो n1 कॉमन आया, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, और इधर हमारे पास क्या बेटा, देखो अगर मैं इसमें से n2 आगे लाना चाहूँ तो ये माइनस का बना देता हूँ। देखो n2 माइनस n1 बाई r1 माइनस का n2 माइनस n1 बाई r2, तो यहाँ से n1 जो आया 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 कॉमन 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अच्छा इस n1 को उठा के इधर लाओ। अच्छा आपको पता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू क्या होता है? ये तो होता है यहाँ पर, ये क्या होता है बेटा, ये 1 बाई एफ होता है, लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला, या अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो। पहले तो देखो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू n1 इधर डिवाइड में ले जाओ, n2 माइनस n1 डिवाइड बाई n1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करते हैं। अब मैं बोलता हूँ इफ़ हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दें, सॉरी अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पे रखें, तो आपको पता है इमेज इन्फिनिटी पे बन जाती है, फोकस पे रखते हैं तो इन्फिनिटी पे तो इमेज बनती है। तो ये दोनों वैल्यूज उसमें पुट करता हूँ, देखो 1 बाई वी की जगह इन्फिनिटी पुट कर दूँ, माइनस 1 बाई यू को रखता हूँ फोकल लेंथ के बराबर, तो ये बनेगा n2, इसको डिवाइड भी कर सकते हो, तो n21 माइनस का 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, अरे 1 बाई इन्फिनिटी जीरो होता है, तो ये बना 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू n21 माइनस का 1
और इधर आया 1/r1 माइनस 1/r2। इसको कहा जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद होगा तो हमने वैसे तो डेरिवेशन किया था कन्वेक्स के लिए, हम कनकेव के लिए भी कर सकते थे। तो एक इस तरह से मान लीजिए लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, इसको हमने कैसे सराउंडिंग में रखा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। इसके दो सरफेस है, देखिए एक ये वाला पहला सरफेस हो गया और ये दूसरा सरफेस हो गया, दोनों की कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर है। हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो था p पावर हालांकि हमने भी डिफाइन करना है। तो 1/f इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाय n1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। तो हमने इस तरह से लेंस मेकर फॉर्मूला डिफाइन किया था। इसको फर्दर लिखना चाहो तो n2 डिवाइड बाय n1 जिसको हम n21 लिखते हैं माइनस n1/n1 दैट इज़ 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है, हमें जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी हम उस हिसाब से इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। लेट अस सपोज इक्वेशन नंबर इसको 1 नाम दे देता हूँ, इसको 2 देता हूँ। तो ये हमने ऑलरेडी ड्राइव किया था। यहाँ पर n1 है सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 है लेंस जिस मटेरियल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, r1 r2 दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर है। हमें इससे रिलेटेड काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं, उनको समझना है। 1 बाय 1 इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट की अगर हम बात करें तो आपने जो ध्यान देना है वो है साइन ऑफ r1 एंड r2। बहुत बार जहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं कि सर ये जो r1 r2 है इनका साइन क्या रखा जाए, तो ध्यान दीजिए अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं किसको, हम बात कर रहे हैं एक कन्वेक्स लेंस की। तो कन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो कन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अगर इस तरह से दिखाई देता है, अगर मैं इसके पहले सरफेस, ये पहला सरफेस है, इसको अगर मैं पूरा करता हूँ तो हमारे पास एक स्फीयर बनता है। वो जो स्फीयर बनता है तो वो अलोंग राइट हैंड साइड बनता है। तो इसका जो रेडियस आएगा पहला r1 वो अलोंग राइट साइड है, तो राइट साइड में हमेशा प्लस लेते हैं। और अगर मैं दूसरे सरफेस की बात करूँ, अगर मैं इस दूसरे सरफेस की बात करूँ तो बेटा ये दूसरा सरफेस जो है वो अलोंग लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है। तो जो इधर की रेडियस होगी r2 हमें उसको माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि ये अलोंग लेफ्ट हैंड साइड है। तो कुल मिला के हमें जो पता लगा कि सर कन्वेक्स लेंस में जो r1 है इसको तो पॉजिटिव लेना है और r2 को हमें नेगेटिव कंसीडर करना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो वहाँ पर आपको प्लस माइनस का बताया नहीं जाएगा, हमें ऑटोमेटिक देखना है कि यार लेंस कौन सा है। अच्छा, कन्वेक्स की जगह तुम्हें कहीं कन्वर्जिंग लिखा मिल जाए तो बात इसी की हो रही है, कन्वर्जिंग भी इसी का ही तो नाम है। ऐसे कनकेव की बजाय आपको अगर डाइवर्जिंग नाम लिख दिया जाए तो मतलब डिस्कशन इसी का ही हो रहा है। अगर हम अभी बनाएं एक कॉनकेव को तो कॉनकेव कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो अगर हम इसके दोनों सरफेस को ड्रॉ करें तो पहला सरफेस तो यही है, जब हम इसको कंप्लीट करते हैं तो इसका स्फीयर अलोंग लेफ्ट ही बन रहा है, यानी इस बार जो r1 है वो नेगेटिव ही है। और दूसरे सरफेस को अगर हम देखें तो सर ये तो अलोंग राइट हैंड साइड जा रहा है, तो इसका जो r2 है वो हमें माइनस का कंसीडर करना है। तो कुल मिला के मुझे पता लगा कि सर कनकेव लेंस के केस में r1 जो है वो नेगेटिव हो जाता है और r2 है हमारे पास वो पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। दूसरा, अगर मैं आपको बताना चाहूँ फोकल लेंथ के बारे में, अबाउट फोकल लेंथ, ये दूसरा पॉइंट है लेंस मेकर से रिलेटेड, अबाउट फोकल लेंथ। अच्छा, इवन पावर का भी लिख सकते हो क्योंकि वो रेसिप्रोकली होते हैं। तो अगर आपको लेंस मेकर फॉर्मूला याद हो 1/f विच इज़ इक्वल्स टू p, जो कि है n2 माइनस n1/n1 और यहाँ पर 1/r1 माइनस 1/r2, यही तो फॉर्मूला है लेंस मेकर। अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँ तो मुझे इससे एक रिजल्ट आता है याद कि सर अगर हम बात कर रहे हैं एक कन्वेक्स लेंस की तो सर ओरिजिनली हम यही मान के चल रहे हैं कि भाई लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज़्यादा है। तो बेटा ये जो नंबर है इधर वाला ये पॉजिटिव नंबर आएगा। r1 पहले से ही कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है, r2 माइनस 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 प्लस। तो आप क्या देखोगे, कन्वेक्स को जब हम सोल्व करते हैं इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है। फोकल लेंथ क्या आती है बेटा, पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी इसका पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। और याद रखना, पॉजिटिव आना इंडिकेट करता है कन्वर्जिंग नेचर को। किसको, कन्वर्जिंग नेचर को इंडिकेट करता है। वहीं अगर हमारे पास लेंस जो है वो कनकेव लेंस हो, और फिर से ये जो फैक्टर है कनकेव के लिए प्लस का ही आएगा क्योंकि n2 बड़ा है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी कनकेव में, क्योंकि r1 माइनस का
R2 प्लस का यहाँ से माइनस, ओवरऑल आप जब कैलकुलेट करोगे तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी तो ऑटोमेटिक नेगेटिव आएगी। तो अगेन पावर और फोकल लेंथ नेगेटिव इंडिकेट क्या करती है, इंडिकेट करती है ये किसको, डाइवर्जिंग टाइप के नेचर को। भाई हमारा ये जो हमारा सरफेस है, ये जो लेंस है, ये डाइवर्ज कर रहा है रेज को, ये डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग को इंडिकेट करता है। फिर अगर हम बात करें, डिस्कशन करें तीसरे पॉइंट पे, ये है डिपेंडेंस ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है और उसके सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों का अपना एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, दोनों का अपना एक इम्पोर्टेंस है और दोनों पे ही डिपेंड करता है। इसके अंदर अगर मैं पहले केस की बात बताऊं तुम्हें, लेट अस सपोज मैंने पहला केस क्या लिया, मैंने लिया कि अगर इफ़ n1 इज इक्वल्स टू n2, n1 इज इक्वल टू n2 का मतलब कि भाई ये जो सराउंडिंग है लेंस का, n1 उसी को तो लिखते थे, और लेंस जिस मटेरियल से बना है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसा है। यानी आपने लेंस को एक ऐसे लिक्विड के अंदर रख रखा है, लेंस को आपने एक ऐसे लिक्विड में रख रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लेंस के जितना ही है। मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का 1.4 है और ये बाहर वाले का भी कितना मान लिया, 1.4, दोनों का बराबर है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो हमें वो डिस्कस करना है। तो अगर मैं देखता हूँ बाय लेंस मेकर फॉर्मूला लेंस मेकर ही है, उसी से देखेंगे। तो लेंस मेकर फॉर्मूला को अगर मैं पुट करता हूँ तो वो होता है पावर इज इक्वल्स टू 1/f विच इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1, दोनों बराबर है, यही तो होता है, n2 माइनस n1 बाई n1, यहाँ होता है 1/r1 माइनस 1/r2। तो अब इस पर्टिकुलर केस के लिए जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर केस के लिए भाई होगा क्या, ये जो फैक्टर है ये जीरो हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों बराबर है। ये जीरो होते ही ऑटोमेटिक रिजल्ट आपका जीरो आ गया। रिजल्ट जीरो आने का मतलब कि सर 1/f या पावर इज इक्वल टू जीरो, पावर आ गई जीरो और फोकल लेंथ आ गई इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 तो इन्फिनिटी होता है। अब पावर जीरो या फोकल लेंथ इन्फिनिटी इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो लेंस है वो अब रिफ्रैक्शन नहीं कर रहा, नो रिफ्रैक्शन, भाई रिफ्रैक्शन कर ही नहीं रहा, ना ही रेज कन्वर्ज होंगी ना ही डाइवर्ज होंगी, रेज विल गो स्टेट, भाई रेज सीधी चली जाएंगी। यानी अगर मैं इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में बोलूँ कि अगर भाई इस डायग्राम में कुछ रेज ऐसे आ रही हैं तो बताओ क्या होगा। अब बोले सर कन्वेक्स है तो कन्वर्ज कर दे, अरे कन्वर्ज नहीं करना, ये सीधी ही चली जाएंगी। रीज़न, बिकॉज लेंस और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही है, तो एक सिंगल मीडियम का काम कर रहा है, एक्ट एज अ सिंगल मीडियम, एक सिंगल मीडियम का काम कर रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐसा बोल सकते हो कि जो लेंस बिकम ट्रांसपेरेंट, लेंस बिकम वैनिश बोल दो या ट्रांसपेरेंट बोल दो, बिकम वैनिश, वो गायब हो जाएगा लेंस। बहुत अच्छा रिजल्ट था। चले दूसरे रिजल्ट की बात करें, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला ही रिजल्ट है ये भी। भाई सुनो, अगर तुमसे बोल दिया जाए कि n1 जो है वो लेस है n2 से, यानी कि जो सराउंडिंग है लेंस का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से अभी कम है, यानी लेंस जो है वो ज़्यादा डेंस मटेरियल से बना है। ऐसे केसेस में क्या होगा, तो अगर हम यूज़ करते हैं किसको, अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला, तो लेंस मेकर फॉर्मूला लिख लेते हैं दोबारा फिर से, है ना। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था सर, लेंस मेकर फॉर्मूला जो था वो था 1/f विच इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाई n1, 1/r1 माइनस 1/r2। अरे यही तो है, यही तो है। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिखा था हमने, n2/n1 माइनस का 1, इधर 1/r1 माइनस 1/r2, ऐसे तो था। ये फॉर्मूला दोनों एक ही चीज़ तो है। अच्छा, मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई देखो ध्यान से सुनो, भाई सराउंडिंग लेंस का जो है कम डेंस है, लेंस ज़्यादा डेंस है। इससे होगा क्या, ये जो फैक्टर है ये हमेशा हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये नंबर पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, अब ये पीछे वाला नंबर ये जो है ये डिसाइड करेगा लेंस को, डिसाइड अबाउट लेंस या लेंस नेचर। जैसे आपको पता है कि अगर R1 पॉजिटिव है
R2 नेगेटिव है तो आपको पता है ये जो ओवरऑल फैक्टर आएगा ना, ये पूरा फैक्टर, इसको लेट अस सपोज मैंने x मान लिया, तो जो x आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और x पॉजिटिव आते ही ऑटोमेटिक फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई, तो ये इंडिकेट क्या करता है भाई, कन्वेक्स हैं हम। और इसी तरह से अगर मैं बोलूँ R1 को हमने माइनस ले रखा है, R2 को हमने प्लस ले रखा है, तो x हमारे पास नेगेटिव आएगा, तो ऑटोमेटिक आप जब पूरी फोकल लेंथ निकालोगे ना, आपके पास नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव चीख चीख के बोलेगा भी मैं तो कनकेव हूँ। जैसे इसमें कुछ नया नहीं था, नया अब हम ऐड करेंगे। मैंने कहा अगर इफ़ ध्यान से सुना इस रिजल्ट को जो मैं भी बताने जा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि अगर इफ़ लेंस इज प्लेस्ड इन एनी लिक्विड, ठीक है, हमने लेंस को लिक्विड रखा रेदर देन एयर, हवा की बजाय हमने लिक्विड में रख दिया, लेकिन अभी भी ध्यान रखना n1 इज लेस देन n2, बस अभी भी लेंस से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। इन कुल मिला के हमने इस n1 को, ये वाला फैक्टर है बेटा, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, लेकिन अभी भी इतना है कि भी ये नंबर अभी भी पॉजिटिव रखेंगे। हमने क्या किया, n1 को इंक्रीज़ कर दिया। ध्यान से सुनना, n1 को पहले भाई हवा में था, अब किसी लिक्विड में रख दिया तो थोड़ा सा बढ़ गया n1। अच्छा, n1 बढ़ने से क्या होगा, ये जो ओवरऑल नंबर है, जो n2/n1 वाला नंबर है, ये मुझे बताओ डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा? अरे नीचे वाला नंबर बढ़ रहा है, ओवरऑल डिक्रीज़ होगा। अगर ये ओवरऑल नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, ध्यान से सुनना, पूरा नंबर उसमें से तुम -1 करोगे, तो ये जो पूरा नंबर है n2/n1 -1, बोले सर ये नंबर भी डिक्रीज़ होगा, और ये नंबर जितना डिक्रीज़ होगा तो इधर वाला रिजल्ट यानी 1/f वो भी सर डिक्रीज़ होगा, वो डिक्रीज़ होगा तो f हो जाएगा इंक्रीज़। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इसका मतलब कुल मिला के थोड़ा सा एक रफ आइडिया मिला कि अगर मैं सराउंडिंग को बदलता हूँ तो लेंस की फोकल लेंथ बदल जाती है। बाय चेंजिंग किसकी, सराउंडिंग, भाई किसकी, सराउंडिंग ऑफ लेंस, क्या हो जाता है, फोकल लेंथ चेंजेस, फोकल लेंथ चेंजेस। चलो इस पे क्वेश्चन बन गया। जनरली प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत बार ये टीचर क्वेश्चन पूछते हैं, भाई आपके पास क्या है, यू हैव अ मिरर, आपके पास एक मिरर है, एंड अ लेंस, एक लेंस है, ठीक है, बोथ आर डिप्ड इन वाटर, तुमने उनको पानी में डुबा दिया, ठीक है। व्हाट विल बी द इफेक्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन देयर फोकल लेंथ, उनकी फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, ये पूछ लिया जनरली। है तो बहुत आसान आंसर इसका, क्या भी देखिए, अगर हम मिरर की बात करें ना, तो इन मिरर एफ जो है वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदलता, क्योंकि आपने मिरर वाले में कहीं ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। लेकिन हाँ, अगर हम लेंस की बात करें तो जो एफ है वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज डिपेंड करता है भाई, ये डिपेंड्स अपॉन सराउंडिंग, भाई डिपेंड करता है भी सराउंडिंग कौन सा, पहले हवा में था लेंस, उठा के पानी में रख दिया, n1 की वैल्यू बदल गई ना, डिपेंड करता है, ये चेंज हो जाएगा, निकाल सकते हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस पर। जनरली मैं एक रफ आइडिया देने के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। लेट अस सपोज एक क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने कहा भी एक लेंस है, लेंस जिसका ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया, मान लीजिए 1.5 है, ठीक है, लेंस का है ये, प्लेस्ड है एयर में, ठीक है, विद उसके जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, अभी कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं है, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। मैंने आपको जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन पूछा फोकल लेंथ का, अभी हमने इस क्वेश्चन को चेंज नहीं किया, अभी हम मीडियम चेंज नहीं कर रहे, जस्ट मैं आपको ये बोल रहा हूँ, एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, हवा में रख रखा है, एक 20 सेंटीमीटर है, एक 25 है, उसकी फोकल लेंथ बताओ। लेंस कौन सा है, आपको बोल दिया भाई ये एक कन्वेक्स लेंस है या कन्वर्जिंग है, बोले सर बहुत आसान है। अब P जो होता है वो 1/f होता है, विच इज इक्वल्स टू n2, n2 मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, n2 यहाँ पर 1.5 है, और n1 क्या है भाई, n1 हवा में रखा है, एयर के लिए तो वैल्यू 1 होती है, तो माइनस का 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 1/r1, r1 क्या है बेटा, ये
प्लस का लेना है, बिल्कुल ठीक है। आप 20 माइनस फॉर्मूले वाला इंटू 1 बाई माइनस का 25, भाई R2 को माइनस का लेना होता है, आपको पता होगा भाई। इसको थोड़ा सा करना है हमें सोल्व, तो भी कर लो सोल्व इसको यार। ये तो 0.5 आया, मल्टीप्लाई बाई 1/20 प्लस 1/25, ये 5/10, और इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। आई थिंक सो एलसीएम कितना आएगा इसका, 100। आई थिंक सो ये आया 5 प्लस में 4, इट्स 5/10 इंटू में 9/100। इसको सोल्व कर लो बेटा, एग्जैक्टली आपके पास आ जाएगा 2, ये आया 4.5, ये आया आई थिंक सो 0. ये इसको सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, सही तो जा रहा है हमारा। तो हमारे पास 1/f जो आया बेटा वो आया 100 या 4.5 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएगा हमारे पास 100 डिवाइड बाई 4.5। एग्जैक्टली सोल्व कर सकते हैं, कुछ आएगा हमारे पास सेंटीमीटर में, जितना भी आया। सेंटीमीटर में क्यों आया, बिकॉज ये जो डाटा है ना 20 और 25 वाला, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, जितना है हम निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, मैंने कहा अब हमने क्या किया सेम क्वेश्चन में, नाउ वो लेंस है ना वो डिप कर दिया हमने, डिप्ड इन लिक्विड, एक लिक्विड में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 1.2 है। अरे पहले 1 वाले में पढ़ा था, पहले एयर में था, अब 1.2, यानी आपने N1 को जो कि 1 होता था, अब वो 1 से लेके कितना हो गया 1.2, आप इसको बढ़ा रहे हो, नई फोकल लेंथ निकालनी, तो 1/f डैश इज इक्वल्स टू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस नए मीडियम का 1.2 डिवाइड बाई 1.2, 1/e तो एज इट इज रहेगा, प्लस का 20 माइनस का 25। भैया इसको सोल्व कर लीजिए बेटा, इससे हमारे पास f डैश यानी नई फोकल लेंथ आ जाएगी आपके पास, आपको पता लग जाएगा पहले इतनी थी अब इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, यू कैन इजीली कैलकुलेट, इट्स ऑल यू, ये आप कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। आई थिंक सो मेथड तुम्हें समझ आ गया मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। नाउ लास्ट एंड बट मोस्ट इम्पोर्टेंट केस, कि अगर इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, मतलब सर भाई इस बार क्या हुआ, लेंस को जिस सराउंडिंग में रखा है वो लेंस से ज़्यादा डेंस है, हमने लेंस जो लिया वो बेचारा कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का निकला, इससे होगा क्या। अब अगर आप लेंस फॉर्मूला देखें, लेंस मेकर सॉरी, 1/f विच इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई n1, इधर था 1/r1 माइनस 1/r2। अगर इस फॉर्मूले को देखें तो आप मुझे बताएंगे सर ये वाला जो रिजल्ट है ना इस बार, ये या ओवरऑल ये जो रिजल्ट आएगा बिकम्स नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया बिकॉज n1 बड़ा हो गया। अच्छा ये नेगेटिव आ गया, अब ये फैक्टर इसको तो मैं x बोलता था। अब अगर हम बात करते हैं एक कन्वेक्स लेंस की, उसके लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो सर कन्वेक्स के लिए x प्लस का होता है, x पॉजिटिव होता है, लेकिन ये फैक्टर नेगेटिव है, तो ओवरऑल जो फोकल लेंथ आएगी वो आपके पास नेगेटिव आ जाएगी, है ना। यही प्लस का है और माइनस से मल्टीप्लाई होती है, फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई। नेगेटिव इंडिकेट करता है क्या, कनकेव। तो सर ये क्या बोल रहे हो, कन्वेक्स की और फोकल लेंथ माइनस की। मैंने कहा हाँ, जब आप क्या करोगे सराउंडिंग को ज़्यादा डेंस ले लोगे और लेंस हमारा कम है, तो जो कन्वेक्स लेंस है वो क्या होगा, कन्वेक्स लेंस बिकम कनकेव इन नेचर, वो कनकेव नेचर शो करेगा भाई। अब वो क्या करेगा, डाइवर्ज करने लग जाएगा, डाइवर्ज करेगा। और वहीं अगर हम एक कनकेव लेंस की बात करें, कनकेव की बात करें जिसकी फोकल लेंथ पहले से माइनस का हुआ करती थी, लेकिन इसमें x नेगेटिव होता था, x नेगेटिव ये नेगेटिव 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 मल्टीप्लाई करके फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव दे देगा, और पॉजिटिव नेचर इंडिकेट करता है कन्वेक्स को। तो कुल मिला के इससे भी यही कहानी समझ आई कि सर हमारा जो कॉनकेव लेंस है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स बन जाएगा नेचर में, यानी अब वो कन्वर्ज करने लग जाएगा। तो सर सारा ही गड़बड़ हो गया। गड़बड़ होने का मतलब कि अगर हम ध्यान से सुना, अगर हम लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कर दे, सराउंडिंग का ज़्यादा कर दे, तो काम उल्टा पुल्टा हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। उल्टा पुल्टा होने का मतलब भाई, उसका मतलब कि जो कन्वेक्स है वो बिहेवियर में कनकेव जैसा बन जाएगा, और जो कनकेव है वो क्या बन जाएगा, कन्वेक्स बन जाएगा। देखो हमने किसी भी लेंस का शेप नहीं चेंज किया, मैंने उसको ग्राइंड नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट डिपेंड करता है तुमने मीडियम में किस में रख दिया। एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कंटेनर है, कंटेनर यहाँ तक किसी लिक्विड से भरा है और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए 1.9 है, और हमने क्या किया, इसके अंदर दो लेंस रख रखे, एक लेंस ये रहा और एक लेंस ये रहा। इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है, इसका भी 1.4 है।
अब हुआ क्या, दोनों के पास कुछ पैरेलल रेज आई, भाई इसके पास ऐसे एक पैरेलल रेज की बीम आई, इसके पास भी एक पैरेलल रेज की बीम आई, तो बताओ क्या होगा। पहले सर ये कन्वेक्स से कन्वर्ज कर देगा, अरे नहीं करेगा, क्योंकि सराउंडिंग का 1.9 है, इस बेचारे का कम है, ये उल्टा काम करेगा, ये डाइवर्ज कर देगा और ये इसको कन्वर्ज कर देगा, हो गया ना एक दूसरे का उल्टा काम। सर दिस इज वैलिड बिकॉज इस केस में n1 जो है वो n2 से बड़ा है, यानी जो सराउंडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा है, ऐसे केस में ये हो जाएगा। कन्वेक्स के लिए निकालने लगोगे नेगेटिव फोकल लेंथ आ जाएगी, कनकेव के लिए पॉजिटिव आ जाएगी। ऐसा होता कब है, अब एक एग्जांपल और देख लो, एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए एक आपके पास क्या है, आइस का पीस है, किसका पीस है, आइस का पीस है, और उसके अंदर क्या है, ये एक एयर बबल है, एयर बबल है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, आइस वाले का n1, तो आपको पता आइस तो ज़्यादा डेंस है, अंदर तो हवा है, खाली है, तो यानी n1 जो है फिर से बड़ा हो गया n2 से। अब से कहा जाए भी हाँ पैरेलल रेज है, इसमें क्या होगा भाई, सर शेप वाइज तो ये कन्वेक्स जैसा लग रहा है, लेकिन ये रेज को क्या कर देगा, ये उनको डाइवर्ज कर देगा। ये है शेप में कैसा, कन्वेक्स, बट बिहेव कैसे करेगा, बट बिहेव एज कॉन्केव। रीजन सर बिकॉज इसका अपना बेचारे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से कम है, इसकी वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहा है। सो दिस इज़ द टोटल डिपेंडेंस जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि यार लेंस मेकर फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट का पता लगता है, जिस पे ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो अभी मैंने फिलहाल आपके साथ डिस्कस किए इस तरह के। आई थिंक सो यहाँ तक आप सब बच्चों को एकदम से क्लियर होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारी अगले टॉपिक की, जो है बेटा लेंस फॉर्मूला। हालांकि लेंस फॉर्मूला हम दो तरीक़ों से ड्राइव कर सकते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है और एक थोड़ा सा हल्का सा स्टेप वाला मेथड है, दोनों से करते हैं लेंस फॉर्मूला। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेंस फॉर्मूला है क्या, है ना, तो लेंस फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल में एक मैथमेटिकल रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन है, ठीक है, किसके बीच में, बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी हमने लेंस से ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ बन रही है, और फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है, इनके बीच का जो रिलेशन है उसको लेंस फॉर्मूला कहते हैं। और कुछ इस तरह से होता है लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो ये होता है हमारे पास क्या, लेंस फॉर्मूला। हमें कुछ इसी को ही ड्राइव करना है, हम इसको दो तरीके से ड्राइव करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले को। ये ज़रूरी क्यों है भाई, इसको पढ़ना ज़रूरी इसलिए ताकि हमें पता लग सके ना भी लेंस के हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें और इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसलिए हम इसको ड्राइव करेंगे, डेरिवेशन। पहले हम करते हैं मेथड 1, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, मेथड 1, यानी जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला। तो आप ना वो लेंस मेकर जब ड्राइव कर रहे थे तो शायद एक स्टेप पे, मैं आपको बता दूं, एक स्टेप में हमारे पास आया था 1/f माइनस 1 सॉरी, हम जब उसको ड्राइव कर रहे थे हमारे पास एक स्टेप में आएगा तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/n1 1/r1 माइनस 1/r2। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया, ठीक है। अच्छा, उसमें हमने फिर एक स्टेप किया था, फिर हमने माना था देखो भाई, अगर हम माने कि ऑब्जेक्ट जो है ना, यानी यू जो है वो फोकस पे रखा है, यानी ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर हो, एट फोकस हो। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को f के बराबर लिख दे, मैंने वही लिखा। तो ऐसे केसेस में जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, इमेज विल फॉर्म ऑन इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी पे बन जाएगी, यानी जो v है बेटा वो आपके पास इन्फिनिटी का हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट की, जैसे फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ये कुछ बनेगा 1/v, v इमेज कहाँ बनी है, तो इन्फिनिटी पे बनी है, माइनस 1/u, u कितना है, माइनस का फोकल लेंथ, बिकॉज लेफ्ट में रखा है, फोकस पे रखा है, इज इक्वल्स टू ये एज इट इज़ n2 माइनस n1 डिवाइड बाई n1, यहाँ पर 1/r1 माइनस 1/r2, ये एज इट इज़। इसको इक्वेशन नंबर अभी नहीं मानते 2, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, 1/∞ 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया 1/f इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाई n1 1/r1 माइनस 1/r2। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं।
अभी हमने क्या किया, इक्वेशन 1 भी लिखी 2 भी लिखी, अब कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब देखोगे यार इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में ये राइट हैंड साइड वाली बराबर है टर्म्स, यानी देखो ये एग्जैक्टली बराबर है, तो लेफ्ट भी बराबर होगा, इधर है 1/v माइनस 1/u और इधर क्या है, इधर है 1/f, तो 1/f बिकम्स 1/v माइनस 1/u। तो हमारे पास ये इस तरह से एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है, यही तो है, दिस इज लेंस फॉर्मूला। हम ऐसे भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी किताबों में ये नहीं तरीका यूज़ किया जाता, एक दूसरा तरीका यूज़ किया जाता है, वो है मेथड नंबर 2। हम इसको अब यूज़ करते हैं, इसी फॉर्मूले को मेथड नंबर 2 से ड्राइव करेंगे, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, एक लेंस का डायग्राम बनाएंगे, उसी से सॉल्व करेंगे। ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताऊँ, ये भी काफ़ी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक हमने ऐसे एक लेंस बना दिया। आप जो डेरिवेशन है वो कन्वेक्स की हेल्प से भी कर सकते हो, आप उसको कनकेव की हेल्प से भी कर सकते हो। कन्वेक्स में भी बेटा रियल केस होते हैं और वर्चुअल इमेज के केस होते हैं, ऐसे ही जो कनकेव है उसमें आप हमेशा वर्चुअल ही बनते हैं, तो आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हो। तो डेरिवेशन आप किसी भी मेथड से करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो दोनों ही केसेस में सेम मिलेगा। तो मैंने ये इस तरह से एक प्रिंसिपल एक्सेस भी बना दिया। फिर हमने क्या माना कि लेट अस सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, कहाँ है, तो हम उसको बता भी देते हैं। मान लीजिए ये इसका फोकस पॉइंट है, ये डबल ओ फोकस होता है ना, इसको मैं F2 लिख देता हूँ, इसको 2F2 लिख देता हूँ। हमने ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ कहीं इस तरह से रख दिया, इसका नाम दे देते हैं AB। अब आपको पता है ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी लेंस की तरफ, तो ये मान लीजिए एक रे इस तरह से लेंस के पास गई और दूसरी रे भी गई इस तरह से। कहाँ जा रही है, चलिए ये हम बना लेते हैं। ये इस तरह से चली जाएगी सीधी। ये सीधी क्यों गई, बिकॉज ये ऑप्टिकल सेंटर वाली है। आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाली रे बगैर मुड़े चली जाती है। और ये तो पैरेलल है, पैरेलल आपको पता है हमेशा फोकस से जाएगी। ये मान लीजिए इस तरह से ये इधर चली गई और ये इस पॉइंट पे मिली, ये फोकस है, इसको मैंने F1 नाम दे दिया। और ये फाइनली दोनों रेज यहाँ मिली। अरे जहाँ से रेज निकलती हैं वो ऑब्जेक्ट, जहाँ पर रेज मिलेंगी वहाँ पर क्या बन गई, यहाँ पर इमेज बन गई। नाम दे दिया A' और इधर नाम दे दिया B'। अच्छा, ये जो डिस्टेंस तुम देख पा रहे हो यहाँ से यहाँ, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, U लिखता हूँ, और आगे ये माइनस का आएगा बिकॉज लेफ्ट में। अच्छा जी, ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ पर इमेज बनी है, ये V है, अलोंग राइट हैंड साइड है, इसको हम क्या लेंगे, प्लस का ही लेंगे। और O से F फोकल लेंथ, भाई ये आपको पता है कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव ही लिया जाता है। तो उसको सोल्व करने से पहले देखें, डेरिवेशन करने से पहले आपको करना क्या है। हमने इस तरह से एक इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम से हम अपना ये जो डेरिवेशन है आसानी से कर लेंगे। और ये सिर्फ इसी से नहीं, बाकी जितने भी केस है, मैंने कहा ये हम कर रहे हैं यूजिंग कन्वेक्स लेंस कर रहे हैं, ठीक है। उसमें भी कौन सा है, रियल इमेज का केस कर रहे हैं। आप वर्चुअल वाले से करोगे तब भी डेरिवेशन ऐसा ही होगा, यही स्टेप्स होंगे। अगर आप चाहे कॉनकेव लेंस से करोगे तब भी यही स्टेप होंगे, बिल्कुल। तो अब इसमें हम पर्टिकुलर कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, एक छोटी सी चीज़ याद रखो। याद क्या रखनी है, आपने देखो ऑब्जेक्ट देखना है, हमारा ऑब्जेक्ट AB है, आपने इमेज देखनी है A', B' है। अब ढूंढना है कि ये AB और A', O के साथ कौन सी ट्रायंगल बना रहा है और फोकस के साथ कौन सी ट्रायंगल बना रहा है। तो मैंने लिया, देखो पहले ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल A', तो ये दो ट्रायंगल्स मैंने सबसे पहले ढूंढने की कोशिश की इस डायग्राम में। देखो ABO ये रही ट्रायंगल और A', O, तो इसमें ये 1 नंबर एंगल ये 2 नंबर एंगल के बराबर है, 1 नंबर एंगल जो 2 नंबर एंगल के बराबर है। अच्छा, ये B एंगल और ये जो B' एंगल है, एंगल जो B है वो एंगल B' के बराबर है 90 डिग्री। तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हुआ, तो ये जो है ये क्या हो जाएगी, बोथ आर इक्वल, तीसरा एंगल इक्वल। तो मैं लिख दूँ बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सीधा लिख दो यार, आगे आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो। दोनों सिमिलर आ गई, कौन सी, ABO और A', O। अब जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर होती है तो हम उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख सकते हैं। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या लिखना भाई, इधर वाली हाइट A', B', इधर से हाइट AB, इधर से बेस B', O, इधर से बेस BO। आप ट्रायंगल के नाम से याद रख सकते हो, इक्वेशन नंबर 9। ऐसे ही हमने क्या किया, सिमिलरली अब हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, कौन सा देखना, AB
एफ था बन ही नहीं रहा, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को एक्स बना लिया और यहाँ एक लाइन बना दी। तो मैंने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल एक्स ओ एफ वन एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ वन, यानी ये छोटी सी ट्रायंगल, ये जो है ये वाली और ये वाली ट्रायंगल, इसमें ये एंगल 3 दे दूँ, इसका नाम 4 देता हूँ। तो इसमें एंगल जो है 3 बराबर में एंगल 4 है। इसमें एंगल ओ जो है वो एंगल बी के बराबर है, एंगल ओ एंगल बी डैश के बराबर है 90 डिग्री। अगेन ये क्या हुई, ट्रायंगल सिमिलर हो गई ट्रायंगल, दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स, ऐसे लिख सकते हो। सिमिलर ट्रायंगल की फिर से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखिए, इधर से है ए डैश बी डैश, इधर से है एक्स ओ, इधर से बेटा बी डैश एफ वन और इधर से क्या है ओ एफ वन। अच्छा एक्सओ क्या है, एक्सओ तो सर ए बी के बराबर है, तो मैंने इसको लिख दिया ए बी के बराबर। ये बी डैश एफ वन बाई ओ एफ वन, मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ लिखा एक्सओ को ए बी के बराबर। यहाँ तक क्लियर। अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था, इसको 2 नंबर नाम दे देते हैं, दोनों को इक्वेट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में अगर आपको याद हो हमारे पास था बी डैश ओ बाई बी ओ, और इधर हमारे पास जो आया ये था ना, देखो बी डैश ओ बाई बी ओ, और इधर है बी डैश एफ वन, बी डैश एफ वन डिवाइड बाई क्या मेरे भाई, डिवाइड बाई ओ एफ वन, ओ एफ वन, हाँ ओ एफ वन। अब ना इन सब में ना 3 चीज़ों की वैल्यू एग्जैक्ट पता है, लेकिन इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता। बी डैश एफ वन, बी डैश एफ वन, मैं डायग्राम में थोड़ा सा आपको ये शो करता हूँ। बी डैश एफ वन है इतना सा पार्ट, ये वाला पार्ट। अच्छा क्या इसको ओ बी डैश माइनस ओ एफ वन लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, इस चीज़ को लिख सकते हैं, इस चीज़ को ओ बी डैश माइनस ओ एफ वन। बस अब सबकी वैल्यूज़ पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो ये है बी डैश ओ बाई बी ओ विच इज़ इक्वल्स टू ओ बी डैश या बी डैश ओ, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है, बाय दिस। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो बी डैश ओ है एक्चुअल में ये इमेज का डिस्टेंस है, राइट हैंड साइड में तो प्लस का भी है, ठीक है, और ये जो बी यू है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, लेफ्ट में तो माइनस यू है, और ये जो ओ एफ वन है ये फोकल लेंथ है, आपको पता है कन्वेक्स है, प्लस की है, और अलॉन्ग राइट हैंड साइड है ये जो डिस्टेंस। ये वैल्यू सारी पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यूज़ कहाँ, इक्वेशन नंबर 3, इन इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए पुट। तो जैसे पुट करते हैं देखो बी डैश ओ दैट इज वी बाई माइनस का यू इज इक्वल्स टू ओ बी डैश विच इज़ अगेन वी माइनस का एफ डिवाइड बाई एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जब तो ये आ गया वी एफ इज इक्वल्स टू माइनस का यू इंटू वी माइनस माइनस प्लस वी इंटू एफ। अब क्या किया, इन सभी को हम यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं, यू वी एफ, इधर भी यू वी एफ और इधर भी यू वी एफ। देखिए वी एफ से वी एफ कैंसिल, यू वी से यू वी कैंसिल, वी एफ से वी एफ कैंसिल। सॉरी कुछ गड़बड़ होगी क्या, हाँ ये यू है इधर वाला, ये है बेटा जी यू, तो यहाँ से यू एफ कैंसिल, यहाँ से बच जाएगा 1 बाई यू इज इक्वल्स टू माइनस का 1 बाई एफ प्लस का 1 बाई वी। अब इसको इधर ले, देखो इस टर्म को मैं इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, बन गया 1 बाई एफ इधर आके प्लस का, और ये उधर जाके बन गया माइनस का। क्या मुझे बताओ यही फॉर्मूला ड्राइव करना था? सर बिल्कुल। सो दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर्मूला, दिस इज़ रिक्वायर्ड मतलब लेंस फॉर्मूला। तो इस तरह से ये बेटा लेंस फॉर्मूला बन जाता है, और ये वैलिड है सभी के लिए, वैलिड फॉर बोथ लेंसेज, भाई कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, ये दोनों के लिए ही वैलिड है, इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं। ओके अच्छा, साथ ही साथ अगर आप ज़रा ध्यान दें तो यहाँ पर आप ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसका यूज़ करके मैग्नीफिकेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। किसको डिफाइन कर सकते हैं? मैग्नीफिकेशन, जो अपन कल यानी आगे वाली क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे। ओके, इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके हम मैग्नीफिकेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। अब मैग्नीफिकेशन होता है क्या है एक लेंस की टर्म में, यार मैग्नीफिकेशन चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, सभी के केस में होता क्या है, मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है, मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है भाई कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी जब इमेज बनी वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी है, यानी ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है, ये रेशो होती है, रेशो होती है किसकी, साइज या जिसको अपन हाइट भी बोलते हैं, किसकी भाई, ऑफ इमेज की, किसके साथ, विद साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ।
यानी मैं अगर m लिखता हूँ तो ये h डैश बाई h है, ये इसको मैं a डैश b डैश बाई ए बी लिख दूँ। ये है क्या, ये साइज किसका, इमेज का, और ये साइज किसका है भाई, ये साइज है ऑब्जेक्ट का। और अगर आप पीछे डायग्राम में देखें, उस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको देखने से a डैश b डैश की वैल्यू, ये इस टर्म की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से निकाल सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 से निकाल सकते हो, यानी इस टर्म से वो b डैश o बाई बी ओ के बराबर है। बस बी ओ डैश की वैल्यू पुट करो, बी ओ की करो, ए डैश बी डैश की करो, ए बी की करो। ये h है आपके पास, लेकिन नीचे तो माइनस का लगाना है, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का। तो आप जब वैल्यूज़ पुट करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, तो h डैश हमारे पास माइनस है, h आपके पास प्लस का है, यहाँ पर ए डैश बी डैश ये ओ बी डैश के बराबर होता है, जो प्लस का v होता है, माइनस का u। देखिए इस माइनस से ये माइनस जो है वो कैंसिल ही हो जाएगा। जब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास जो फॉर्मूला बचेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा कि h डैश बाई h जो है वो v बाई यू के बराबर है। तो आप डायरेक्ट याद रख लो यार कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू विच इज़ h डैश बाई h इज इक्वल्स टू प्लस का v बाई यू। ये प्लस का आपके पास इस तरह से फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है, यानी आपको कोई माइनस वगैरह नहीं लगाना इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। तो ये जो फॉर्मूला भी मैंने जो लिखा है ये अगेन क्या है, वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल केसेस ऑफ ऑल लेंसेज। चाहे हम कन्वेक्स की बात करें, चाहे कनकेव की, चाहे वो वर्चुअल इमेज बना रहा है, चाहे वो रियल इमेज बना रहा है, ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हर जगह वैलिड है। अगेन यहाँ पर मैग्नीफिकेशन अगर आपको पॉजिटिव मिलती है वो इंडिकेट करता है भाई वर्चुअल और इरेक्ट नेचर को, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव मिलती है वो रियल और इन्वर्टेड के नेचर को इंडिकेट करता है, ठीक है। इक्वल टू 1 सेम साइज इंडिकेट करता है, लेस देन 1 स्मॉलर इमेज इंडिकेट करता है, ग्रेटर देन 1 लार्जर इमेज इंडिकेट करता है, जो हमने ऑलरेडी मिरर्स में पढ़ा यहाँ भी सेम है। सो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो यार लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस तरह से वीडियोस आपको ढेर सारी मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, जय हिंद, जय भारत।